Good morning, students. So, today in this video, we are going to complete a very important topic from the chapter solutions. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द टॉपिक नेम इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपका क्वेश्चन जो है ये 4 प्रॉपर्टीज़ में से कभी ना आया हो एग्ज़ाम में। ईच एंड एवरी ईयर द क्वेश्चंस आर आस्किंग फ्रॉम दिस 4 टॉपिक्स: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने RLVP, then elevation of boiling point, depression in freezing point, and the last one is your osmotic pressure. तो कोशिश तो यही होगी कि इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, ठीक है, और इसमें आपका ये 4 के 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, साइज और एक्टिविटी। ठीक है, नेचर, साइज, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देन फर्दर वी आर हैविंग फर्स्ट वन इज़ योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में और लोअरिंग और वेपर प्रेशर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एंड दे आर मेकिंग अ बिग ब्लंडर है इन वाइल राइटिंग द क्वेश्चंस ऑल्सो, थ्योरी पार्ट भी लिखते हुए, और न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। वेपर प्रेशर, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं: वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं बिकॉज दे आर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन, नॉट देयर नेचर। तो हम शुरू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आप देख पा रहे हो डायग्राम्स में मैंने शो किया हुआ है। vapor pressure of the pure solvent is equal to P01, and that for the प्योर सॉल्वेंट जब उसको हीट करते हैं तो वहाँ पर उसका जो वेपर प्रेशर निकल के आता है वो निकल के आता है P01। अब यहाँ पर जो नॉट वर्ड है, जो ऊपर मैंने ऐसे सर्कल डाला हुआ है P01, इसका मतलब होता है कि प्योर फॉर्म में है ये। तो जब भी आपको बुक में कुछ ऐसी देखने को मिले, जैसे बुक में ऐसे लिखा होता है कई बार P0A, P0B, तो नॉट का मतलब होता है कि वो प्योर फॉर्म में है। ठीक है, जब आप हीट कर रहे हो तो प्योर फॉर्म में आपको चीज़ मिल रही है, मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं है आपके। ठीक है, सेकंड चीज़ हमने ये देखा कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे, यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ गई इसमें। ठीक है, अब जब यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी आ गई, उसको हम हीट किया, तो वो इम्प्योरिटीज़ जब ऊपर जाएंगी वो प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगी, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलावट हो चुकी हुई है। पर यहाँ पर क्या था, एक प्योर फॉर्म था। तो प्योर फॉर्म को डिनोट किया था P01 के साथ, यहाँ पर हमने सिंपली P1 के साथ इसको डिनोट कर देना। ठीक है, ये भी कर लिया। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, लिक्विड था, उसको हीट किया। हीट करने के बाद जो हमें वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, जो वेपर प्रेशर हमें दिखने को मिल रहा है, ठीक है, सोल्यूशन का, उसे हम बोलेंगे P1। तो फ्रॉम दिस 2 डायग्राम्स वी कंसिडर दैट P01 इज़ ग्रेटर देन P1। अब नॉट में जब आपका वर्ड आएगा वो हमारा होगा प्योर फॉर्म, तो ये आपने याद करना है, ये प्योर फॉर्म होता है, और ये हमारा होता है इम्प्योर फॉर्म P1। तो ऑब्वियसली जो प्योर फॉर्म में होगा उसकी वैल्यू इम्प्योर से ज़्यादा होगी, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। वैल्यू का मतलब वेपर प्रेशर जो उसका होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा P1 से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा P01 इज़ ग्रेटर देन P1। देन फर्दर एक्सपेरिमेंट में जाते हैं आगे फर्दर। मैंने लिखा है यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग मैंने लिखा लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो क्या होगा P01 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P में फर्दर अगर हम P1 की यहाँ पर वैल्यू पुट करें, P01 Chi1, यहाँ पर बता आपको ये जो Chi1 जो सिंबल है, जो x की तरह आपको दिख रहा है, ये कौन सा सिंबल होता है? ये सिंबल होता है मोल फ्रैक्शन का। बिल्कुल चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने चीज़ पढ़ी होगी, ये E1 के +1 में भी आप टॉपिक एक करके आए हो मोल फ्रैक्शन का, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी। तो जब हम चेंज कर देंगे इसमें से P01 कॉमन लेके, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस Chi1। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P01 Chi2 आ गया, यहाँ पर इसकी जगह Chi2 आ गया। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट, सो इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सोल्यूट के ऊपर, ना कि सॉल्वेंट के ऊपर। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, वो ये समझते हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो ही एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, तो सिर्फ बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? सिर्फ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो हमारा ये कौन सा होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा।
देन फर्दर आपका आता है टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू काई टू। हेयर कोलिगेटिव जो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कौन सी है, ये है, और ये डिपेंड कर रही है ओनली ऑन द सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ इस फॉर्मूले को अगर हम ऐसे लिखें, पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू काई टू, और काई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। ये आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड कर रहे हैं, टू के। टू मतलब क्या, हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, वन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्वेंट को, और टू के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को। अगर आपको बाई चांस पेपर में भूल जाए, ये जो चीज़ें करवाई थी सर ने अभी, कि जो जहाँ पर टू आ गया उसको हम डिनोट करते हैं किसके साथ, सोल्यूट के साथ, तो कैसे इसको याद करेंगे। तो आपको पता है जब हम कोई भी चीज़ को आपस में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट पार्ट ज़्यादा होता है सोल्यूट से, तो जो ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, वो आएगा पहले नंबर के ऊपर। इसलिए सॉल्वेंट होगा आपका 1 नंबर और सोल्यूट क्या होगा यहाँ पर आपका 2 नंबर। तो जहाँ पर हम काई टू निकाल रहे तो क्या होगा, N2 बाई M प्लस N2। तो फर्दर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपने एक नोट में एक पॉइंट बना के लिख लेना, फॉर अ वेरी डिल्यूट सोल्यूशन N2 की वैल्यू हमेशा N1 से कम होती है। तो अगर N2 की वैल्यू N1 से काफ़ी कम होगी तो N1 प्लस N2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू N1, ठीक है। सो देयर फोर पी नॉट वन माइनस पी वन बाई पी नॉट वन इज इक्वल टू N2 बाई N1, दैट इज़ W2 अपॉन M2। अब आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर N2 और N1 की मैंने वैल्यू पुट की है। N2 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 के, दैट इज सोल्यूट के, तो वो उसके जगह हम क्या लिखेंगे, W2 बाई M2। फिर नीचे के लिखा हुआ है N1, तो यहाँ पर क्या आएगा, W1 बाई M1। तो जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, W2 बाई M2 इज इक्वल टू, सॉरी W2 बाई M2 मल्टीप्लाई बाई M1 बाई W1। ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपने याद करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या करवाया है, ठीक है, एक बीकर में हमने कुछ मिक्स किया, ये हमें प्योर फॉर्म मिला था, ये इम्प्योर फॉर्म मिला था। फिर इसका ये फॉर्मूला एक बनाया हमने लोअरिंग वेपर प्रेशर का, पर ये डिपेंड कर रहा था दोनों के ऊपर ही, सॉल्वेंट और सोल्यूट के ऊपर ही। तो ये आपकी क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिकॉज जो क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ डिपेंड करती है ओनली द डिपेंड्स ऑन द सोल्यूट, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग आपकी क्वालिटी प्रॉपर्टी है, बट अगर सिर्फ लिखा हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बुक में तो आपकी वो क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो फर्दर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। यस, फॉर अ वेरी डिल्यूट सोल्यूशन ये आपने कंडीशंस याद कर लेनी है। N2 की वैल्यू N1 से काफ़ी कम होगी, काई टू की वैल्यू काई वन से काफ़ी कम होगी, डेल्टा P काफ़ी कम होगा, लेस होगा, तो उसके रिस्पेक्ट टू आपका ये क्वेश्चन बनेगी। ये जो आपने याद करनी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। काफ़ी कम मतलब है उसकी जगह अप्रॉक्सीमेटली वही उसकी वैल्यू हो गई है, सेम ही हो गई है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका N1 प्लस N2 आएगा उसकी जगह हमने सिर्फ N1 लिख देना है। पहले था ना फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला क्या था, ये देखो, पहले फॉर्मूला क्या था, N1 प्लस N2 था। अब जब दोनों में से N2 की वैल्यू जो है वो N1 से काफ़ी कम है, तो N2 तो क्या हो गया, ख़त्म ही हो गया, उसको हम जीरो कंसिडर कर लें। तो फॉर्मूला क्या बन गया, N2 बाय सिर्फ N1 आ गया। तो ये चीज़ें हैं सारी, पढ़नी पड़ती हैं, रिवाइज करनी पड़ती है, बार बार हो जाती है याद, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फर्दर हम करते हैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स। रोटेट द कैमरा, तो अब आपको शायद न्यूमेरिकल प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mmHg इफ 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, जिसका आपको फॉर्मूला पता ही है, C6H12O6 इज एडेड टू 178.2 grams of water at 20 डिग्री सेल्सियस, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, ठीक है। तो P01 इज इक्वल टू 17.5 mmHg है, ठीक है। P1 की हमने वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने बोला है प्रेशर निकालना है रिजल्टिंग सोल्यूशन का। W ऑफ द सल्यूट इज इक्वल टू W ऑफ ग्लूकोज, दैट इज़ कितना वैल्यू गिवन है, 18 ग्राम्स वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ ना क्वेश्चन को 12 पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगी कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। अब जिसमें कोई चीज़ हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो आप खुद क्या होगा, सल्यूट होगा, जिसमें कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होगा, और मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। वैसे ही W सॉल्वेंट क्या है, वाटर का 178.2 ग्राम्स है। तो सबसे पहले तो N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर कौन सी वैल्यू निकलेगी, आपकी काई टू की वैल्यू निकलेगी ऊपर। अगर N1 और N2 अगर वैल्यू आप निकाल पाओगे तभी आप आगे फर्दर काई टू की वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं इस क्वेश्चन में कि N1 की वैल्यू N2 से काफ़ी छोटी वगैरह से कोई कंडीशन नहीं है। पहले आपने सारा फाइंड कर लिया, उसके बाद आपकी काई टू की वैल्यू होगी 1/100, ठीक है।
तो आपको पता है जिसकी निकालनी होती है वैल्यू उसको ऊपर लिखते हैं, नीचे के लिखते हैं सभी का मास कितना आ गया 0.1। यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही 178.2 अपॉन 18 9.9 आ गया। देन फर्दर पुटिंग दिस वैल्यू है और बाकी भी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो और आपका निकल के आएगा P1 17.325। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैल्यूज़ आपने चलिए चेक कर लेनी क्या क्या क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। वेपर प्रेशर गिवन है, फिर कहते हैं 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इज एडेड। अब देखो जिसको ऐड कर रहे हैं 18 ग्राम्स वो क्या होगा आपका सोल्यूट होगा, और जिसमें ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा आपका सॉल्वेंट। तो ये आई थिंक ये चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद तो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अगर आपको काइटो की वैल्यू नहीं पता तो उसके सबसे पहले आपको N1 और N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दैट इज़ गिवन मास बाय मोलर मास 18/180 बार है। ठीक है, तो होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बारी कर लेना। ठीक है, फिर ये भी न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट इसके साथ ही है, सेम ही है। 18 grams of glucose is added to 178.2 grams of water. The vapor pressure of the water for this aqueous solution at 100 degree Celsius is, तो ये आपको पता लगेगा पानी के कितना है 178.2 है। ठीक है, अपॉन 18 कितना होगा 9.9 हो गया, और वैसे ग्लूकोज कितना होगा 18/180 0.1। तो अगर आपने ग्लूकोज का निकालना है काइटो का निकालना है तो सबसे पहले छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और नीचे दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना। P1 ना P1 की वैल्यू पता ना P01 की वैल्यू इस क्वेश्चन में पता नहीं पता होती, तो उसमें हमने स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करनी होती है कितनी 760 टॉर, जिसे जो इक्वल होता है 1 ATM के, दैट इज़ इक्वल टू 760 mm। तो वही बस वैल्यूज आगे पुट करके सॉल्व करके आप निकल के आना है P1 इज इक्वल टू 752.4। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें लिखा हुआ है बेसिकली कि डेल्टा P, देखो वेपर प्रेशर ऑफ द solution containing 5 grams of non-electrolyte in 90 grams of water at a particular temperature is 2985 Newton meter square inverse. The Weber pressure of the pure water at that temperature is 3000 Newton meter per square. The molecular weight of the solute is how much? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया सबसे पहले उसका हम डेल्टा P निकाल लेंगे। ठीक है, अगर दो वैल्यूज ऐसे आ जाती हैं, अब डेल्टा P की वैल्यू तो काफ़ी छोटी निकल के आ रही है, इट कम आउट टू बी वेरी वेरी लेस, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख लेना यहाँ पर जो वैल्यू हम लेंगे डेल्टा P की, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है डेल्टा P बाय P01 इज इक्वल टू W2/M2 मल्टीप्लाई बाय M1/W1। 15/3000 जो वैल्यू थी आपकी P01 के वो हमने कंसिडर करनी है। पर ये क्वेश्चन सिर्फ पर्टिकुलरली इनके लिए है जहाँ पर आपका डेल्टा P की वैल्यू काफ़ी कम आएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस टाइप्स को समझ लो। जहाँ पर P0 P1 कैसे वैल्यू दी हुई है उसका फिर डेल्टा P निकालना है, फिर उसको आगे पुट करना है सिमिलरली। ठीक है, जिसमें वैल्यू नहीं दी होती है उसको फिर P01 को हमने 760 टॉर लेना है। ये कुछ टाइप्स हैं जो आपने करनी है, और पिछली वाली टाइप तो बिल्कुल सिंपल थी जो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि आपने मेनली इसमें जो फॉर्मूलेस तैयार करने हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम करेंगे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा P। तो इसके आप जितने हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो कि पिछले बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं इन ISC बोर्ड्स, और ये मत समझिए कि जितने भी CBSE स्टूडेंट्स हैं उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, इवन के CBSE वाले बच्चे भी जो हैं वो ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आपने एक बारी खुद सॉल्व करने हैं, वही फॉर्मूला इसमें लगना है। या देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस? यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट सॉल्व बाय ओन। या देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका लग रहा है वेंट ऑफ फैक्टर का। इसको ना तोड़ने के बाद अल्फ़ा की जो वैल्यू निकाली है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 2.4 जिसकी वैल्यू निकलती है, फिर उसके बाद आपने लगानी है P0 माइनस PS बाय P0 की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आप इन क्वेश्चंस को बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं
इसके अगले पार्ट में, दैट इज़ योर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ टी बी, डेल्टा टी बी।